हेलो स्टूडेंट्स। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री के थर्ड चैप्टर जिसका नाम है मेटल एंड नॉन मेटल। तो सबसे पहले हम लोग जब एक्सप्लेन करते हैं एलिमेंट्स को अपने पूरे पीरियोडिक टेबल में, तो हम देखते हैं कि जो एलिमेंट्स होते हैं उनको हम तीन कैटेगरी में कैटेगराइज कर सकते हैं। एक है मेटल, एक है मेटलॉइड्स और दूसरे हैं नॉन मेटल। यानी पूरे एलिमेंट को हम लोग मेटल, मेटलॉइड्स और नॉन मेटल में डिवाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहले एक्सप्लेन करते हैं कि एलिमेंट क्या होता है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं, एलिमेंट के बारे में जब हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में इसकी स्टडी की थी और वहाँ पर हमने ये बताया गया था कि एलिमेंट जो होते हैं ऐसे सबस्टेंस होते हैं जो एक ही टाइप के एटम से मिलकर बने होते हैं। मतलब 100% प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एटम, यानी जिसमें किसी अन्य दूसरे एटम की मिलावट ना हो, बल्कि वो एक ही टाइप के एटम से मिलकर बने हों, तो उसको हम ऐसे सबस्टेंस को क्या कहेंगे? एलिमेंट। और पीरियोडिक टेबल में ऐसे कुल कितने एलिमेंट्स हैं? करीबन 118। और अगर हम उन 118 एलिमेंट्स को अगर क्लासीफाई किए तो हम लोगों ने देखा उनमें से कुछ मेटल्स बने, कुछ मेटलॉइड्स बने और कुछ नॉन मेटल्स बने। तो सबसे पहले हम लोग एक्सप्लेन करते हैं मेटल्स क्या होता है। हम सभी जानते हैं जब भी हम मेटल को देखते हैं तो मेटल एक हार्ड सबस्टेंस जिसके पास अपनी कुछ विशेष मेटेलिक साइन होती है, जिसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर हम इस मेटल को हम एक्सप्लेन करें या उनको डेफिनेशन रूप में उनको देना चाहें तो हम मेटल को क्या कहेंगे? तो देखिए यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है दोज एलिमेंट्स विच हैव मेटेलिक लस्टर, विच हैव मेटेलिक लस्टर, यानी ऐसे एलिमेंट जिनके पास अपनी एक विशेष प्रकार की मेटेलिक कलर हो। यानी मेटेलिक कलर आपने देखा होगा, मोस्टली अगर मेटेलिक कलर की बात करें तो हम लोगों ने मैक्सिमम जितने मेटल होते हैं सभी सिल्वरी कलर के होते हैं। उनमें से कुछ आपने येलो देखा होगा, जैसे गोल्ड देखा होगा, और उनमें से बहुत कुछ हैं जो हैं जैसे आपके तांबे हैं, वो भी कुछ गोल्डिश कलर के ही होते हैं। तो ये ऐसे कलर को हम लोग क्या कहते हैं? मेटेलिक लस्टर या साइन कहते हैं। उसके बाद सोनोरस, अगर वो मेटल है तो उसके पास एक विशेष प्रकार की सोनोरस कैपेसिटी होगी। सोनोरस कैपेसिटी मीन्स कि उसके पास एक विशेष प्रकार की धात्विक साउंड होगा, मेटेलिक साउंड होगा, तो उसको हम लोग सोनोरस कहते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा जब भी हम किसी मेटल को बजाते हैं तो एक काफ़ी देर तक वाइब्रेशन प्रोड्यूस होता है, टन घंटी करके बजती है। तो उस प्रकार से वाइब्रेशन लंबे समय तक खींचे तो वो मेटेलिक साउंड, ये को सोनोरस कहते हैं। डक्टिलिटी, यानी अगर हम उसको खींचें तो उसकी तार बननी चाहिए। और आपको पता है गोल्ड, इसकी डक्टिलिटी सबसे अधिक होती है। करीब 1 ग्राम सोने को हम लोग करीब 1 किलोमीटर तक लंबा खींच सकते हैं। उसके बाद कहलाता है मेलालेबिलिटी। मेलालेबिलिटी मतलब होता है उसको पीटे तो फैले। आप लोगों ने देखा होगा जब भी किसी मिठाई को आप खाते होंगे तो उसमें से कुछ विशेष प्रकार की मिठाइयाँ होती है जिसके ऊपर चांदी की कवरिंग की जाती है, जिसको हम लोग चांदी का बक्र कहते हैं। और वो जो चांदी के बक्र होते हैं एक्चुअल में वो सही में चांदी के बने होते हैं। वो चांदी के छोटे छोटे मेटेलिक पीस को, कई कागज़ के टुकड़े को उसको पीटते हैं और पीटने के रिजल्टेंट में वो क्या बड़ा हो जाता है। तो उसके अंदर मेलालेबल कैपेसिटी होनी चाहिए। दूसरा, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि वो इलेक्ट्रिसिटी और हीट का अच्छा कंडक्टर होना चाहिए। तो ऐसे एलिमेंट को हम लोग क्या कहते हैं? मेटल कहते हैं। तो मेटल की एक खासियत मैं और लिख रहा था कि हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, यानी अगर वो मेटल है तो उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट सबसे अधिक होना चाहिए। अगर हम नोट की बात करें कि अगर केमिस्ट्री में एक्चुअल में ये तो अगर उनके प्रॉपर्टीज़ को सब मिला करके डेफिनेशन बनाएगी, लेकिन अगर केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप किसी को मेटल एक्सप्लेन करना चाहें तो क्या कहेंगे? तो कहेंगे ऑल मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। जितने मेटल्स होते हैं उनका नेचर क्या होता है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है। एंड देयर ऑक्साइड्स आर बेसिक, और इनके ऑक्साइड्स कैसे होने चाहिए? बेसिक होने चाहिए। जबकि उसमें से आपने देखो कुछ मेटल आपने देखा होगा जैसे जिंक और एल्युमिनियम, ये भी मेटल है, लेकिन इनके ऑक्साइड बेसिक नहीं होते हैं बल्कि ये एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं। एम्फोटेरिक नेचर मतलब कि ये एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करके साल्ट बनाते हैं। तीसरा, ये एसिड बेस दोनों के साथ अपने रिएक्शन एक्सप्रेस करते हैं। हाँ, तो स्टूडेंट्स हम लोग आ जाते हैं अपने अगले डेफिनेशन की तरफ जिसका नाम है नॉन मेटल। नॉन मेटल की जो डेफिनेशन रखी गई है वो मेटल के डेफिनेशन के जस्ट अपोजिट रखी गई है। जैसे नॉन मेटल क्या है? दोज एलिमेंट्स विच हैव नॉट मेटेलिक लस्टर, यानी ऐसे एलिमेंट जिसके पास अपना मेटेलिक लस्टर ना हो,
नॉन सोनरस, नॉन डक्टाइल, नॉन मेलेबल एंड बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी आर कॉल्ड नॉन मेटल्स। नॉन मेटल की एक खासियत और होती है, ये फ्रेजाइल होते हैं, मतलब ये बड़े आसानी से खुद टूट हो जाते हैं। यानी ये बिल्कुल जैसे पत्थर की तरह, पत्थर को आप एक हथौड़ा पड़े तो कई सारे टुकड़ों में बढ़ जाता है, तो इसी नेचर को फ्रेजाइल कहते हैं। या तो रहेंगे ये तो बहुत हार्ड रहेंगे, लेकिन जब टूटेंगे तो ऐसे ये मुड़ेंगे टूटेंगे नहीं, ये फोल्ड नहीं हो सकते, मेल्ट नहीं हो सकते हैं, ये डक्टाइल नहीं हो सकते हैं, बल्कि इनको अगर आप पीटेंगे तो ये कई सारे टुकड़ों में टूट जाएंगे, तो इसको कहते हैं फ्रेजाइल। तो यहाँ पे लिखेंगे एंड दे आर फ्रेजाइल। फ्रेजाइल और उसके बाद आप इसमें देखेंगे, इसकी जो नोट मैंने लिखा है कि ये दीज नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर एंड ऑक्साइड आर एसिडिक। इनके जो मेटेलिक इनके जो केमिकल नेचर होते हैं ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिव क्यों कहते हैं? क्योंकि ये किसी भी दूसरे एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर सकते हैं, और ऐसे सभी एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन रिसीवर होते हैं, आपको मैंने प्रीवियस क्लास में पढ़ाया था कि उनके ऑक्साइड कैसे होंगे? एसिडिक होंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग मेटल के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में। यानी मेटल के इंपॉर्टेंट, जैसा कि मेटल के हम लोगों ने जो डेफिनेशन पढ़ी, मेटल की हमने जो प्रॉपर्टी पढ़ी, उन प्रॉपर्टीज़ के अगेंस्ट में भी कुछ ऐसे मेटल हैं जो सॉलिड स्टेट में हैं, सारी मेटेलिक कंडीशन को अप्लाई करते हैं, लेकिन फिर भी उनकी प्रॉपर्टी गिवन में प्रॉपर्टी से थोड़ी अलग हो जाती है। जैसे मेटल इंपॉर्टेंट फैक्ट में हम लोग देखेंगे मरकरी एक एकमात्र ऐसा मेटल है जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। अब आप कहेंगे कि मरकरी लिक्विड स्टेट में क्यों पाया जाता है? तो देखिए, ऐसा इसलिए होता है कि मरकरी के आउटर मोस्ट के जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कंप्लीटली फिल्ड होते हैं। कंप्लीटली फिल्ड होने की वजह से वो किसी दूसरे एलिमेंट के साथ बैलेंसिंग यानी बैलेंस बॉन्डिंग में यूटिलाइज नहीं होते हैं, और यही वजह है कि उनका नेचुरल स्टेट क्या हो जाता है? लिक्विड स्टेट का हो जाता है। दूसरी बात है सीजियम और गैलियम हैव वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। हम लोगों ने मेटेलिक प्रॉपर्टी में ये पढ़ा था कि मेटल्स के मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही हाई होते हैं, लेकिन अगर पूरे मेटल के खानदान में देखा जाए तो सीजियम और गैलियम के मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही कम होते हैं। उसके बाद है मरकरी एंड लेड आर पुअर कंडक्टर। लेड और मरकरी के जो होते हैं, अभी हमने मेटल के बारे में ये पढ़े थे कि मेटल गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, जबकि ये दो एलिमेंट ऐसे हैं जो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। जबकि जो सबसे अच्छे कंडक्टर माने जाते हैं वो सिल्वर एंड कॉपर आर द गुड कंडक्टर। और जो नेक्स्ट बात आती है वो है सोडियम और पोटेशियम के बारे में, कि सोडियम और पोटेशियम हम लोगों ने मेटल के बारे में पढ़ा कि मेटल आर वेरी हार्ड एंड हाई डेंसिटी, लेकिन यहाँ की कंडीशन ये होती है कि ये इतने लो डेंसिटी होते हैं कि इनको नाइफ से आसानी से काटा जा सकता है। तो सोडियम एंड पोटेशियम आर वेरी लो डेंसिटी एंड इजीली कट बाय नाइफ। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं मेटल्स के बारे में। उसी तरह से हम लोग अगले सेक्शन में हम लोग नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ेंगे, इसको नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट है बच्चों इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ऑफ नॉन मेटल। नॉन मेटल की वैसे जनरल सारी प्रॉपर्टी हम लोगों ने पढ़ ली, लेकिन नॉन मेटल के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जिनको जानना बहुत ही जरूरी होता है। जैसे मोस्ट ऑफ द मेंबर्स ऑफ नॉन मेटल आर गैस, मतलब जितने नॉन मेटल्स होते हैं उसके अधिकतर मेंबर क्या हैं? गैस हैं। उसके बाद उनमें से कुछ सॉलिड हैं, जैसे कार्बन, फास्फोरस, सल्फर, आयोडीन, सेलेनियम और टेलुरियम, ये उनमें से कुछ सॉलिड हैं। और उनमें से केवल ब्रोमीन ही है जो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। उसके अलावा ग्रेफाइट और फास्फोरस, जिनका जिक्र हम ऊपर कर चुके हैं, इनकी एक विशेष प्रॉपर्टी है। जनरली हम लोगों ने नॉन मेटल के बारे में प्रॉपर्टी ये पढ़ी थी कि दे आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन यहाँ पर ग्रेफाइट और फास्फोरस, वो भी ग्रेफाइट किसका एलोट्रॉप है? कार्बन का,
और रेड फास्फोरस किसका इलेक्ट्रॉप है? फास्फोरस का। ये इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर माने जाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स नोट करने योग्य है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। वैसे तो मेटलॉइड की डिफिनीशन आपकी बुक में दिया नहीं है, लेकिन फिर भी हम मेटलॉइड को एक्सप्लेन करते हैं। मेटलॉइड उसको कहते हैं दोज एलिमेंट्स विच आर नॉट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जनरली मेटलॉइड्स ऐसे होते हैं कि आप उनसे इलेक्ट्रिसिटी अगर फ्लो कराएंगे तो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देते हैं जनरली। लेकिन जब अगर हम उस एलिमेंट को थोड़ा गर्म करके और फिर हम उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो वो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी क्या करें? पास होने देती है। तो क्या कह रहे हैं? बट आफ्टर हीटिंग बिहेव एज ए कंडक्टर कॉल्ड मेटलॉइड्स। तो अब क्वेश्चन होता है कि ऐसे कितने एलिमेंट्स हैं जो मेटलॉइड जैसे बिहेव करते हैं। तो देखिए मैंने लिखा हुआ है बोरॉन, सिलिकॉन, आर्सेनिक, एंटीमनी, जर्मेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम। ये ऐसे एलिमेंट्स हैं जो जनरली क्या होते हैं? नॉन कंडक्टर होते हैं। लेकिन अगर इन एलिमेंट को थोड़ा सा गर्म कर दें और गर्म करने के बाद फिर इनके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास करें तो ये अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास होने देते हैं। तो हम लोग आ जाते हैं केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल की तरफ। हम सभी जानते हैं, इसके पहले भी हम लोगों ने मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज़ के सारे कुछ स्टडीज़ किया था, तो उसी के आधार पे हम लोग फिर आगे बढ़ रहे हैं। तो जनरली हम सभी जानते हैं जितने भी मेटल होते हैं वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड बनाते हैं। एग्जांपल में मैंने जैसे लिखा था सोडियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके सोडियम सुपर ऑक्साइड बनाता है और ये Na2O4 बनाता है। उसके बाद मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। कैल्शियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्यूप्रिक ऑक्साइड बनाता है। और एल्युमिनियम जो है और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाता है। ये जनरली कॉमन सी बात है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। फिर मैं आपको बताऊंगा कि कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं जो इसके बाद आते हैं। देखिए बच्चों, मेटल के ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन में कुछ इंपॉर्टेंट इनके इफेक्ट्स हैं। जैसे क्या कि सोडियम और पोटेशियम ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। ये इतने ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं कि अगर आप इनको एयर के एक्सपोजर में रख लें तो ये हवा में नमी के साथ रिएक्ट करके इतना ज़बरदस्त हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं कि वो हवा में ही विस्फोट कर सकते हैं। इस नाते हवा के साथ इनका कॉन्टैक्ट ख़त्म होना चाहिए। इस नाते हम लोग इसको कहाँ पर रखते हैं? कैरोसिन ऑयल में। उसके बाद है कुछ और फैक्ट हैं, जैसे एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, जिंक और लेड। ये ऐसे एलिमेंट्स हैं कि जब इनके ऊपर मेटेलिक ऑक्साइड की लेयर बनती है तो ये अपने नीचे के मेटल को प्रोटेक्ट करने के लिए उस मेटेलिक ऑक्साइड को इतना कंडेंस कर लेते हैं कि वो ऑक्साइड लेयर नीचे तक नहीं जा पाती, जिसकी वजह से ये इनके ऊपर एक बार अगर लेयर बन जाती है तो इनके नीचे के सारे मेटल क्या हो जाते हैं? सेफ हो जाते हैं। इस तरह से ये प्रोटेक्टिव लेयर बना सकते हैं। उसके बाद है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम एकमात्र ऐसा मेटल है जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ये बर्न करता है और ये बिल्कुल वाइट लाइट छोड़ता है। तो और जब ये रिएक्ट करता है तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड और साथ में क्या निकलती है? हीट निकलती है। जबकि प्लेटिनम और गोल्ड पूरे पीरियोडिक टेबल में यही दो ऐसे एलिमेंट हैं जो नेचर में एकदम प्योर स्टेट में मिलते हैं। ये किसी के साथ रिएक्टिव फॉर्म में नहीं मिलते बल्कि किस रूप में मिलते हैं? प्योर फॉर्म में मिलते हैं। और क्यों नहीं मिलते हैं? क्योंकि ये हवा के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारे जो अगले टॉपिक थे वो थे एम्फोटेरिक ऑक्साइड, जो लास्ट में छूटे हुए थे। अब आपके डिफिनीशन ये होनी चाहिए कि या आपका कहना ही होना चाहिए कि सर एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहते किसे हैं। तो देखिए, ऐसे एलिमेंट या ऐसे मेटेलिक ऑक्साइड्स जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करके मेटल साल्ट और वाटर बनाते हैं। तो एग्जांपल में हमने आपको दिखाया होगा, जैसे ये एल्यूमिना Al2O3 एल्यूमिना। अगर ये एल्यूमिना एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो एल्युमिनियम क्लोराइड एक साल्ट है और क्या बनता है? वाटर बनता है। उसी तरह से अगर यही एल्यूमिना किसी बेस के साथ रिएक्ट करता है, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो ये सोडियम एल्यूमिनेट बनाते हैं और क्या बनाता है? पानी। ये भी एक साल्ट है। यानी दोनों कंडीशन में मेटेलिक साल्ट बनना चाहिए और पानी बनना चाहिए, और ये इस दोनों कंडीशन में कंप्लीट करता है। इस नाते ऐसे मेटेलिक ऑक्साइड जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट कर सकते हैं, वो ऐसे ऑक्साइड को हम लोग क्या कहते हैं? एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहते हैं। तो एल्युमिनियम भी है और जिंक भी है जो कभी जो मेटेलिक एम्फोटेरिक ऑक्साइड को शो करते हैं।
देखिए बच्चों, हम लोग आ जाते हैं, अब हम मेटल के रिएक्शन के पास आते हैं। तो मेटल पानी के साथ रिएक्शन कैसे करता है? तो देखिए, जब भी मेटल पानी के साथ रिएक्शन करते हैं तो वो मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस लिबरेट करती है। तो क्वेश्चन ये है, क्या पानी की कितनी सिचुएशन में वो हाइड्रोजन लिबरेट कर सकते हैं? तो देखिए, मैंने कुछ एग्जाम्पल पहले डिस्कस सेट करके रखे हुए हैं कि जैसे पानी को हम निचल 3 रूप में बना सकते हैं, एक कोल्ड वाटर, हॉट वाटर और स्टीम। तो देखिए, कोल्ड कुछ सभी एलिमेंट कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं कर सकते। जैसे पानी में अगर आप लोहे की छड़ डाल दें तो वो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं करेगा, लेकिन उसी ठंडे पानी में अगर सोडियम और पोटेशियम डाल दें तब वो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस कर देंगे, और साथ में क्या बनाएंगे? बेस बनाएंगे। उसके बाद हॉट वाटर, अगर पानी को गर्म कर दिया, जो कि कैल्शियम और मैग्नीशियम ये इनसे थोड़े से लिस्ट रिएक्टिव होते हैं, तो इस नाते ये थोड़े से पानी के साथ नहीं बल्कि पानी गर्म जब होती है तब वो अच्छा से रिएक्ट करते हैं, और जब यही दोनों पानी के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, साथ में क्या बनता है? ये पानी हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। तो इस रिएक्शन को थोड़ा सा बैलेंस कर देते हैं, 2 2 4 बैलेंस। उसके बाद स्टीम के साथ अगर रिएक्शन करें तो देखिए, स्टीम एल्युमिनियम और आयरन को, अगर पहले बात इसको हमको क्या करना चाहिए? रेड हॉट करना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि एल्युमिनियम की छड़ को पानी डाल दीजिए और रिएक्शन कर जाएगा, रेड हॉट करना पड़ेगा, और उस रेड हॉट के ऊपर स्टीम ऑफ वाटर फ्लो कराना पड़ेगा, तब जाकर के ये Al2O3 और Fe3O4 में कन्वर्ट होगा, और साथ में क्या निकालेंगे? हाइड्रोजन गैस निकालेंगे। आ जाते हैं हम लोग रिएक्शन विद डाइल्यूट एसिड के साथ। हम सभी जानते हैं कि मेटल जब डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो मेटल साल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। हम लोगों ने एसिड बेस वाले चैप्टर में देखा था ये चीज़। तो यही हम लोग दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये सब क्या है? सब डाइल्यूट एसिड है, सब डाइल्यूट एसिड है। तो जब आयरन इसके साथ रिएक्शन करेगा तो FeCl2 हाइड्रोजन गैस बनाएगा। मैग्नीशियम है, ये HCl के साथ रिएक्शन करेगा तो MgCl2 हाइड्रोजन गैस बनाएगा। जिंक HCl के साथ रिएक्ट करता है तो ZnCl2 और हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेगा। एल्युमिनियम इनके साथ रिएक्ट करेगा तो ये बनाएगा AlCl3 एल्युमिनियम क्लोराइड, और क्या बनाएगा? हाइड्रोजन गैस बनाएगा। आप सभी को पता होना चाहिए कि कॉपर, मरकरी और सिल्वर ये कभी भी डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। और एक बात हमने आपको इसके पिछले एसिड वाला चैप्टर में बनाया था कि मैंगनीज और मैग्नीशियम ये 2 ऐसे मेटल हैं जो नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस लिबरेट करते हैं, लेकिन नाइट्रिक एसिड के साथ अन्य कोई भी मेटल रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस लिबरेट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? मैंने आपको बताया था, क्योंकि नाइट्रिक एसिड के साथ जब रिएक्शन करता है तो नाइट्रिक एसिड का जो नाइट्रेट होता है वो NO2 और नेसेंट ऑक्सीजन में टूट जाता है, और वही नेसेंट ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करके पानी बना लेता है, जिसकी वजह से वो रिएक्शन आगे नहीं बढ़ पाता। अब हम लोग आ जाते हैं कि अगर कोई भी मेटल जो होते हैं किसी मेटेलिक साल्ट के साथ रिएक्ट करते हैं, तो हम सभी जानते हैं कि जब भी मेटल किसी मेटेलिक साल्ट के साथ रिएक्शन करते हैं तो वहाँ पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? जैसे जिंक अगर कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन करता है तो ये जिंक सल्फेट बनाता है और कॉपर रिप्लेस हो जाता है। उसी तरह से अगर कॉपर सल्फेट का रिएक्शन अगर आयरन के साथ कराया जाए तो आयरन सल्फेट और क्या बनाता है? कॉपर बनाता है। तो अब आपके मन में क्वेश्चन होगा कि सर ये आखिर कैसे कौन एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट को रिप्लेस कर देता है? याद करिए, हमने पहले चैप्टर में पढ़ाया था, रिएक्टिव सीरीज बताया था, और रिएक्टिव सीरीज मैंने आपको एक टेक्निक बताई थी कि काल न करना मार्ग में इलाहाबाद जंक्शन में फेंक दूंगा कॉपर सिल्वर गोल्ड। तो वहाँ पर जो एलिमेंट जैसे पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, ये सब अपने से नीचे के जितने भी एलिमेंट होते हैं वो उनको क्या करना चाहते हैं? रिप्लेस करना चाहते हैं। तो जिंक और आयरन ये दोनों ही रिएक्टिव सीरीज में कॉपर से ऊपर होते हैं, जिसकी वजह से ये इन एलिमेंट्स को क्या करते हैं? उनके मेटल साल्ट से रिप्लेस कर देते हैं। तो यही वजह है कि यहाँ पर एक हाई रिएक्टिव मेटल जो होते हैं वो अपने से लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट को उनके मेटल साल्ट से क्या कर सकते हैं? रिप्लेस कर सकते हैं। तो बच्चों, हम लोग आ जाते हैं अपने
लास्ट टॉपिक की तरफ, जहाँ पर हम ये पढ़ते हैं कि अगर कोई मेटल किसी नॉन मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो क्या होगा। तो हम सभी जानते हैं जितने भी मेटल होते हैं वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर होते हैं, और जितने नॉन मेटल होते हैं वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर होते हैं। तो जब एक पॉजिटिव एक निगेटिव के साथ कंबाइन करता है तो वहाँ पर कौन सा कंपाउंड बनता है, आयनिक कंपाउंड बनता है, यानी वहाँ पर साल्ट बनता है। और यहाँ पर देखिए जैसे मैग्नीशियम क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके मैग्नीशियम क्लोराइड बनाता है। तो कैसे बनाता है, क्योंकि मैंने कहा ना ऑल मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन को जो लूज करेगा तो मेटल कैटायन में कन्वर्ट होगा, और वही इलेक्ट्रॉन जब क्लोरीन रिसीव करता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, तो जब क्लोरीन रिसीव करता है तो क्या क्लोराइड आयन बनते हैं, तो प्लस और निगेटिव चार्ज में अट्रैक्शन हो जाता है, बनते क्या है, MgCl2।